स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन मेटल्स। मैंने स्पेशली मेटल्स के अंदर बात की है। मेटल्स में चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप कॉपर एज्यूम कर सकते हो। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। सो अगर अपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो फर्स्ट शेल में हो गया 2 1s2 एंड सेकेंड में हो गया 2s2 एंड 2p6 8 हो गए ना। थर्ड में आ जाइए 3s2 3p6 एंड 3d10 भी हो गया, पूरा फिल हो गया। उसके बाद में कितना हो गया बताइए? 2 8 एंड 18 28 हो गया। लास्ट में बचा एक इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 4s पर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं ढूंढना हुआ है। कॉपर atomic number is 29 and the electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 and 4s1। इंटरेस्टिंगली क्या होता है, 3d से पहले 4s भरते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीटनेस के लिए पूरे 10 कंप्लीटनेस के लिए वो ऐसा नहीं हुआ कि 3d 9 4s2, अदरवाइज पहले 4s कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। थोड़े थोड़े एक्सेप्शन होते हैं उसके फिल होने पे। ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दिस 1 इलेक्ट्रॉन जो कि चौथे घर में है, 4th ऑर्बिट में है, ये वीकली अटैच्ड है और इसीलिए थोड़ी सी इसको एनर्जी मिल जाएगी ना, तो ये वैलेंस से फ्री स्टेट में चला जाएगा कंडक्शन जोन में। तो आप बोल सकते हो कि 1 एटम ऑफ कॉपर प्रोवाइड्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेना आपने ऐसे ही। सपोज इफ आई गिव यू 18 ग्राम ऑफ कॉपर, मैंने जानबूझ के 18 ग्राम दिया, कितना भी दे सकते हैं। 18 ग्राम ऑफ कॉपर में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? You have to use Avogadro number. Now, अपना टॉपिक ये है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, नॉट मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक हम बात कर चुके हैं ओम्स लॉ के अंदर। माइक्रोस्कोपिक थ्योरी ये कहती है कि जो करंट चलता है कंडक्टर के अंदर, तो उसका मोशन कैसा होता है, मैकेनिज्म। इसीलिए मैंने लिखा है मैकेनिज्म, द वे इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द कंडक्टर। तो ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रेट लाइन पाथ हो, इलेक्ट्रॉन बहुत स्मूथली चल रहा हो। जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है वो बीच बीच में कॉपर आयंस भी होंगे। यहाँ पे अगर हम कंडक्टर लें तो यहाँ पे बीच बीच में कॉपर आयंस भी होंगे, तो कॉलिजन होएगा। कॉलिजन, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, चाहे वो थर्मल एनर्जी मिले, तो जैसे ही वो चलेगा उसका कॉलिजन होएगा। कौन कौन से कॉलिजन होंगे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन भी होंगे और इलेक्ट्रॉन आयन कॉलिजन भी होगा कॉपर आयन के साथ। अगर अपने इलेक्ट्रॉन की रेडियस देखें तो बहुत स्मॉल होती है, इट्स अप टू आई थिंक 10⁻12 मीटर के करीब होती है। 10⁻12 मीटर। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, यू कैन से नेग्लिजिबल। सो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन कैन बी इग्नोर्ड। इलेक्ट्रॉन कॉलिजन विद कॉपर आयन, दैट इज प्रोमिनेंट। और क्योंकि एक हैवी हो गया एक स्मॉल हो गया, तो सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन टकराएगा, कॉलिजन होएगा, तो जिस कॉपर आयन से कॉलिजन हुआ ना, वाइब्रेशन होएगा, बिकॉज सारी एनर्जी किसको दे देगा? इसको। सो वाइब्रेशन होएगा, क्लियर। और ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर देगा। लेकिन वाइब्रेशन से क्या होगा? हीट एनर्जी डेवलप होगी। वाइब्रेशन से हीट एनर्जी डेवलप होगी और जो काइनेटिक एनर्जी थी ना, एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी आप किसी भी टीचर को आप ये बता सकते हो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन मेटेलिक वायर्स, तो आप बोल सकते हो कॉलिजन। कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद कॉपर आयन एंड दैट रिजल्ट इनटू हीट। फाइनली अपने को यही निकालना है कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है। एंड रेजिस्टिविटी इन मेटल्स as well as in semiconductors or in other material like alloys,
हाउ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन अदर फैक्टर्स, व्हाट आर दोज फैक्टर्स, वो भी सारी अपने इसी के अंदर बात कर लेंगे। तो व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी, ओके, एंड देन वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, मैं यहाँ पर से शुरू कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कंडक्टर लिया, कंडक्टर को मैंने देखो यहाँ की कनेक्ट नहीं किया। सो द सोर्स ऑफ ईएमएफ इज नॉट कनेक्टेड टू द कंडक्टर, सोर्स ऑफ ईएमएफ इज नॉट कनेक्टेड, देयरफॉर नो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर रहा है। सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन दिस। सो इलेक्ट्रॉन एक दिखाया है मैंने, मैनी इलेक्ट्रॉन्स, इट जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कंडक्टर के अंदर फ्रीली इधर उधर घूमते रहते हैं, रैंडम डायरेक्शन। सो वी से नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि जैसे परफेक्ट गैस होती है ना, गैस में मॉलिक्यूल्स इधर उधर चलते हैं एकदम, इलेक्ट्रॉन गैस बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन गैस। एनालॉगस, जैसा हम गैस थ्योरी पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वैसा ही, और वही हम हीट जो है थर्मल एनर्जी के लिए फॉर्मूला भी वही यूज करते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 3/2 kT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के वो यूज करते हैं, हाफ mv²। तो आप थर्मल वेलोसिटी निकालना चाहो तो हाफ mv² = 3/2 kT करके बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू रखे, एंड टेम्परेचर यू कैन टेक रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस 300 K, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करके। देन यू कैन कैलकुलेट वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर का होता है। न्यूमेरिकल है आपकी, पहला ही एग्जाम्पल होगा, जरूर वो निकालना ताकि आपको पता चल जाए थर्मल वेलोसिटी क्या ऑर्डर की होती है। तो ये आप बोल दो कि इलेक्ट्रॉन्स है ना ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। एक इलेक्ट्रॉन है नहीं, मैनी इलेक्ट्रॉन्स, all the electrons, different electrons with different velocity in all possible direction. So ultimately what happens? Ultimately जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो अगर उनका एवरेज लोगे ना, एवरेज वेलोसिटी, फाइनली दैट कम्स टू 0। अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स है, से n इलेक्ट्रॉन्स है, पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपने ले ली u1, वेक्टर लगा दें, चलो किसी एक डायरेक्शन में होगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ले ली u2, वो किसी दूसरी डायरेक्शन में होगा। इस तरह से आपने un ये देखिए, लेट अस अज्यूम n इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो अगर एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, क्लियर, डिवाइड बाई n कर दोगे, ये हो जाएगा u। एवरेज, हर चीज एवरेज ही है, मैनी के अंदर एवरेज का कंसेप्ट हो गया, ये हो गया एवरेज थर्मल वेलोसिटी। देखो इंडिविजुअल अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी की, तो काफी हाई मिलेगी आपको। किस ऑर्डर की मिलेगी आइडिया है? 10⁵ 6 in some books 10⁵ मीटर पर सेकंड। सोचिए 10⁵ 10⁵ मीटर पर सेकंड, और इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड है। लेकिन फाइनली जब आप एवरेज बोलोगे ना तो 0, इंडिविजुअली बोले तो वेरी हाई, बट फाइनली 0। इसका अर्थ क्या है, हम क्या समझना चाहते हैं? मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो नेट ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो 0 हो गया। सो अल्टीमेटली कोई भी करंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मोशन जरूर है। कोई पूछे तो बोले ना थर्मल एनर्जी की वजह से है, इलेक्ट्रॉन का मोशन है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कहें दिस इज 0। क्लियर? Now what happens when you connect the conductor with a source of EMF, any cell? So connecting with the source of EMF means you are applying electric field. You can see electric field. So this side is positive. ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया आपने, ये हाई पोटेंशियल पर हो गया, और ये वाला एंड कंडक्टर का लो पोटेंशियल पर हो गया। So electric field is applied from plus to minus direction.
Clear. Here I have shown potential difference across these 2 points, V, as well as electric field in this direction. Suppose the length of this wire is L. L is the length of the wire, and A is the cross section of the wire. A is the cross section of the wire. So you can write all the relevant relations. जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन है. मैं ये मान रहा हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में E और V में एक रिलेशन होता है. हम वही बात कर लेते हैं, E इज इक्वल टू V अपॉन L. ओके, अदर फॉर्मूला की बात करें. यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे हैं यहाँ पे? ऐसे चल रहे हैं, करेक्ट है. इलेक्ट्रॉनिक करंट ऐसे है, देखो नेगेटिव से ऐसे. लेकिन हम क्या मानते हैं करंट की डायरेक्शन? पॉजिटिव से नेगेटिव. तो हम ऐसे मानेंगे. क्लियर? ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन ही चल रहे हैं. तो आप बताना, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से चला, सपोज यहाँ से चला, इस एंड से, इस एंड से ये इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ से एक वेलोसिटी से चलेगा, जो वेलोसिटी अपने अभी निकाल लेंगे, एवरेज वेलोसिटी. क्लियर? दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने एज ए वेक्टर दिखाया है, वो इस डायरेक्शन में. इलेक्ट्रॉन जो है, देखो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स इज इक्वल टू QE. पढ़ा है ये फॉर्मूला. तो अगर मैं Q की जगह माइनस E रख दूंगा, फोर्स हो जाएगा इतना. तो आप बोल सकते हो F E के अपोजिट डायरेक्शन. तो ये इधर की तरफ जाएगा, फोर्स जिधर लग रहा है. क्लियर? ओके, तो E मैंने यहाँ लिख दिया V अपॉन L. अब ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हम डिराइव कर लेते हैं. और डिराइव करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट का वो फॉर्मूला नहीं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, वो फॉर्मूला जो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो निकाल लेंगे. चलो, तो देखो, अगर मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, दोनों डायग्राम को गौर से देखो. मैंने एक तरह से ये शो किया. पहली बात तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन. कब स्ट्रेट लाइन होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड. एक टेक्निकल क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था. इफ यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट कैन बी स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी पैराबोलिक. क्लियर? हाँ, ये प्रोजेक्टाइल की तरह हो जाएगा, क्योंकि ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस डायरेक्शन में. और सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल, पैराबोलिक. तो अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे तो मैंने यहाँ स्ट्रेट लाइन से शो किया. आप यहाँ देखो कि व्हेन यू आर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज ए ड्रिफ्ट इन दिस डायरेक्शन. ये कॉलिजन हो रहा है, डिफरेंट कॉलिजन हो रही है, इस साइड आ गया. तो आप बताओ ये कितना चला? इतना चला कि नहीं? ड्रिफ्ट है. इधर देखो, इधर ये कुल मिला के वही है. आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ कॉलिजन वो वहाँ का वही है, घूम फिर कर वहीं आ गया. तो कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है. तो यहाँ पर आप बोल रहे हो कि नेट वेलोसिटी 0 है, एवरेज वेलोसिटी 0 है, वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है. चलिए उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं. आप बताना कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो उस पर फोर्स आ गया, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई हो गया. कितना हो गया? माइनस EE. ओके, अभी ये बताओ कि ये फोर्स जो है, मैं इलेक्ट्रॉन का मास और एक्सीलरेशन के बराबर करूँ. यहाँ से शुरू किया, एकदम सिंपल, न्यूटन के हिसाब से समझाना शुरू किया. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. ये तो न्यूटन्स लॉ है, और ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो E चार्ज पर इतना फोर्स. यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? एक्सीलरेशन आ जाएगा, माइनस का EE अपॉन M आ जाएगा. आगे एक्सीलरेशन. अब एक काम करते हैं, आपने जैसे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन लिया, आप लेना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो. V1 when electric field is applied, हम बात कर रहे हैं when electric field is applied. तो V1 इनिशियल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने A लिख दिया,
Okay, now I am using tau 1. This tau t है, थोड़ा सा स्पेशल नाम दे दिया टाउ करके, रिलैक्सेशन टाइम। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए रिलैक्सेशन टाइम है जो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन होता है। इट्स वेरी स्मॉल, 10 टू द पावर -14 सेकंड के आसपास होता है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल टाइम होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम यू कैन से इलेक्ट्रॉन फील्स रिलैक्स्ड, इसीलिए उसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, पर होता बहुत स्मॉल है। कोई पूछे तो बता रहा हूँ, ऑर्डर बहुत स्मॉल है। अब यहाँ पे अगर आप वेक्टर नोटेशन लगाना चाहते हो, ये तो लगा दो। क्लियर? हियर इस पे लगा दो। इसी तरह से मैथमेटिकली समझ लो आप, लॉ ऑफ एवरेज कब लोगे लास्ट में, V2 सेकंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? V3 इस तरह से अगर अपने बात करें तो Vn UN एन इलेक्ट्रॉन लिया ना आपने, प्लस A टाउ है। अब अगर आप एवरेज निकालोगे तो बस यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए सबसे पहले तो मैं V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn एंड दैट इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN, ओके, प्लस एक्सीलरेशन टाउ 1 टाउ 2 टाउ 1। क्लियर? जोड़ दिया, बहुत सिंपल थ्योरी है। आप देखो तो कितना सिंपल। बीच में यहाँ पर मैंने आपका एक्सीलरेशन रेडी रख रखा है सब्स्टिट्यूट करने को। एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0 बट एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नॉट 0। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रेजेंट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी is not present when electric field is not applied, but thermal velocity is present when electric field is applied. वो तब भी होती है। Okay, moreover there are some difference. Drift velocity depends upon electric field, thermal velocity depends upon temperature. Thermal velocity depends upon temperature, drift velocity depends upon electric field. With increase in temperature, thermal velocity increases, drift velocity decreases. Why? With increase in temperature, thermal velocity increases, क्योंकि थर्मल तो टेम्परेचर से ही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस बिकॉज कॉलिजन जल्दी जल्दी होने लगता है ना। हाँ, तो अगर एक जो बात बताई मैंने, दोनों में अगर कोई टीचर पूछे तो बता रहा हूँ, ये दोनों की टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात बता रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्टेड है, तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना डिक्रीज होगा, थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड, थर्मल वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नॉट 0। Thermal velocity of electron do not contribute any current, electric current, no net transportation of charge. Drift velocity contributes electric current, though it is very small in magnitude. Clear? हाँ, तो थोड़ा सा ये difference ध्यान रखें। Now average ले लेंगे, divide by n कर दीजिए, यहीं कर दो n, divide by n, इधर भी कर दो n, डिवाइड बाय n, इक्वल टू लगा दिया। बेटा यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। क्लियर? ध्यान रहेगी बात। हाँ, तो आप बोल सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दिस। ये अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, यहाँ पे सेपरेट कर दूं, ये सेपरेट कर दिया और n का डिवाइड इधर और n का डिवाइड इधर। क्लियर? इस a को मैं आगे लिख देता हूँ। क्लियर? ये 0 हो गया, आप लिख सकते हैं एवरेज थर्मल वेलोसिटी, तो ये हो गया 0। फाइनली एक्सीलरेशन एंड दैट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर?
अच्छा, सिंपली आई कैन अवॉइड दिस थ्योरी, नो प्रॉब्लम, सीधी बात कर सकते हो। यहाँ पे पढ़ लिया था, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हो, ये मैंने समझा दिया, अब इसको मिटा रहा हूँ। आपको केवल सिंपल ये ध्यान रखना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, क्यों इतना चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाना। तो अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी u प्लस ए टाउ। अब देखो एवरेज की बात करनी है तो सीधी एवरेज की बात कर लो, क्यों घुमा फिरा की बात करनी है। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हो गई 0, ये एक्सीलरेशन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ एंड दिस इज। यहां से जो आपने एक्सीलरेशन निकाला है, अगर आप वेक्टर नोटेशन लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये यहां रख देता हूं ए की जगह। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस दिस, आ गया फॉर्मूला आपका क्लियर, बहुत आसानी से। कैसे? थर्मल वेलोसिटी 0, फोर्स इज अप्लाइड, when electric field is applied, that means force is applied on the electron and that force is QE, तो आप EE ले लीजिए, mass into acceleration is equal to EE, acceleration का वैल्यू निकाल लीजिए और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो यूज कीजिए और VD is equal to U plus AT लगा के U 0 कर दीजिए और लो साबित दिया गया। क्लियर है? दिमाग में जाना चाहिए अपने, मेन बात, रिलैक्स होके देख लेना, फोकस करके। क्लियर है? हाँ, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख देते हैं, VD इज इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बेटा? इसको मोबिलिटी बोलते हैं। मैंने यहाँ बोला ना कि आपको खूब सारे पॉइंट आएंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया आपका, ये रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? ये लो, इसको मार्क कर दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में नोट कर दो बेटा, ये एवरेज वेलोसिटी है, एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, मैनी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ये एवरेज वेलोसिटी है उन सभी इलेक्ट्रॉन की, एवरेज वेलोसिटी। और व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इज मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग बट वी आर कंसीडरिंग वन इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग इन दिस वायर, है ना? तो सबका वेलोसिटी का एवरेज ले लिया एंड drift velocity is average velocity. Now this is what? This is called mobility. So mobility को हम mu बोल देते हैं, ठीक है? Clear? Mu is mobility. अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की बात करे तो आप बोल देना ई टाउ अपॉन एम, ये लो आ गया मोबिलिटी। यहां से देख सकते हो मोबिलिटी ऑफ एनी चार्ज, एनी इलेक्ट्रिक चार्ज डिपेंड्स चार्ज अपॉन मास रेशियो, दैट इज स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज पे डिपेंड करता है। अभी मास ज्यादा होएगा, मोबिलिटी कम हो जाएगी। अब एक बात बताओ ना, कॉपर आयन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन उससे चला गया तो उस पर प्लस ही चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन जो है उस पर माइनस ही चार्ज है। चार्ज तो दोनों पे ही सेम है, लेकिन कॉपर आयन की मोबिलिटी नहीं है बिकॉज मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या मानोगे कि कॉपर ऑलमोस्ट अपनी जगह थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर सकता है लेकिन मूव नहीं करने वाला है? और मूव तो करने वाला फ्री इलेक्ट्रॉन ही है, उसकी मोबिलिटी हाई है। कल को जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ोगे ना, तब आपको पूछेगा इलेक्ट्रॉन और होल मटेरियल ऐसा ही कुछ होएगा, ये मेटल है, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों, आप बताना पहले इलेक्ट्रॉन चला तभी तो वेकेंट हुई एनर्जी, तो वेकेंट एनर्जी स्टेट जो है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के पीछे है। सो फास्ट कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। होल्स की मोबिलिटी कम होती है। तो अगर वहां भी आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर में भी, तो मोबिलिटी ऑफ होल्स इज स्मॉलर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा सा तो मैंने यहाँ लिख दिया ये बात। अभी कोई मान लो आपको पूछ ले कि इसका डायमेंशन बताओ, तो बता दो, पूछ सकता है डायमेंशन, नहीं पूछ सकता। क्लियर?
चलो ठीक है, मोबिलिटी का रोल इतना ही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, टेंशन वाली बात नहीं, बहुत सीरियस अफेयर हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कुछ ऐसा नहीं है, ये मैंने केवल फॉर्मूला लिखा है बिकॉज मुझे फाइनली करंट को इसी फॉर्म में लेकर आना है, इस फॉर्म में। ओके, अब आ जाइए इधर। आपने जब यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया ईएमएफ से तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। ओके, अब ये बताओ मुझे इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ओके, Q हमने पढ़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैपिटल M लिख रहा हूँ, E अपॉन T। नाउ number of electron per unit volume is equal to charge density। एक होता है mass density, mass density तो आप जानते हो mass upon volume, और charge density charge upon volume। क्लियर? हाँ, तो मैंने charge density की बात की। तो एंड जरा वॉल्यूम देखो इस वायर का, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लेंथ L है, तो आपने यहाँ AL लिख दिया, that is this। So n की जगह क्या लिख दूं? n times of AL। क्लियर? यहाँ पे रख दूं। So I is equal to n times of AL into E upon T, and E A L upon T रह गया। अब L upon T का मतलब है इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड तक चल रहा है T टाइम में, किस वेलोसिटी से? VD से। तो आप बोल सकते हो ना कि VD is equal to average velocity is equal to distance traveled by electron upon time। तो आप यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हो? NEAVD। ओके, मार्क कर लीजिए, आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल इसी पर ही। पर ध्यान रखना N जो है ना, N वो चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर रहेगा? ओके, तो आपका ये फॉर्मूला भी आ गया।